फोकस है जियोफिजिकल फिनोमेना पर, स्पेसिफिकली ट्रॉपिकल साइक्लोन्स और लैंडस्लाइड्स। जी। हमारे पास कुछ इंटरेस्टिंग सोर्स मटेरियल है। ये यूपीएससी मेंस के पिछले कुछ सालों के क्वेश्चंस और उनके डिटेल्ड पॉइंट्स हैं, मेनली फिजिकल और इंडियन ज्योग्राफी से रिलेटेड। बिल्कुल। मिशन है इन कॉन्सेप्ट्स को सिंपली समझना। एग्जैक्टली हम देखेंगे कि ये नेचुरल इवेंट्स कैसे होते हैं, क्यों होते हैं और इनका इम्पैक्ट क्या है, स्पेशली इंडियन कॉन्टेक्स्ट में। हाँ, विल कनेक्ट द डॉट्स बिटवीन डिफरेंट फैक्टर्स। हुक। इमेजिन करो समुद्र का टेम्परेचर बढ़ रहा है और सडनली एक पावरफुल साइक्लोन फॉर्म हो जाता है। या फिर पहाड़ों में बारिश के बाद जमीन का एक बड़ा हिस्सा नीचे सरक जाता है। कभी सोचा इसके पीछे की साइंस क्या है? यही सब आज डिस्कस करेंगे। लर्निंग मैप। तो आज हम एक्सप्लोर करेंगे पहले सी सरफेस टेम्परेचर एसएसटी राइज और साइक्लोन्स का कनेक्शन। जी फिर आईएमडी के कलर कोडेड साइक्लोन वार्निंग्स का मतलब क्या है। हाँ, ये जरूरी है। उसके बाद साइक्लोन्स कुछ स्पेसिफिक जगहों पर ही क्यों कॉन्सेंट्रेट होते हैं, जैसे बे ऑफ बंगाल या गल्फ ऑफ मेक्सिको। और साइक्लोन्स के नाम कैसे रखे जाते हैं, जैसे फाइलिन। अच्छा पॉइंट है। फिर हम लैंडस्लाइड्स पर आएंगे। हिमालयाज और वेस्टर्न घाट्स में लैंडस्लाइड्स के कॉजेज में क्या डिफरेंस है। हाँ, ये काफी अलग है। हिमालयाज इतने लैंडस्लाइड प्रोन क्यों हैं और इसे कैसे डील करें। और इसके मिटिगेशन मेजर्स भी। फाइनली एक क्विक कंपैरिजन, हिमालयाज में वेस्टर्न घाट से ज्यादा लैंडस्लाइड्स क्यों होते हैं। रेडी? बिल्कुल। चलो शुरू करते हैं पहले पॉइंट से। क्वेश्चन 1, व्हाट इज सी सरफेस टेम्परेचर राइज? हाउ डज इट अफेक्ट द फॉर्मेशन ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन्स? GS1 फिजिकल ज्योग्राफी 2024। ओके, तो पहले समझते हैं ये सी सरफेस टेम्परेचर या SST राइज क्या है। देखिए, एसएसटी मतलब समुद्र की जो ऊपरी सतह है उसका टेम्परेचर। हाँ। और ये बढ़ रहा है। क्यों? मेनली तो एंथ्रोपोजेनिक क्लाइमेट चेंज की वजह से, मतलब ग्रीन हाउस गैसेज जो हीट ट्रैप कर रही हैं। अच्छा। और कुछ नेचुरल वेरिएशंस भी हैं इसमें। ओशंस ने आप समझिए लगभग 90% एक्स्ट्रा हीट अब्सॉर्ब कर ली है। बाप रे। 90%। हाँ। इंडियन ओशन में तो वार्मिंग ट्रेंड 1.7 से 3.8 डिग्री सेल्सियस पर सेंचुरी तक देखा गया है। ओह। ये जो एक्स्ट्रा हीट है, ये ओशन एटमॉस्फेयर हीट एक्सचेंज, इवेपोरेशन रेट्स और एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन को काफी बदल देती है। तो इसका साइक्लोन बनने पर क्या असर होता है? देखिए, साइक्लोन एक तरह का हीट इंजन होते हैं। उन्हें फ्यूल चाहिए होता है और एक बहुत जरूरी कंडीशन है एसएसटी का 28-29 डिग्री सेल्सियस या उससे ज्यादा होना। अच्छा। जैसे हमारे अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल में होता है। हाँ। पानी जितना गर्म होगा, एटमॉस्फेयर में उतनी ज्यादा हीट और मॉइस्चर जाएगी। यही साइक्लोन का खाना है, कह सकते हैं। मतलब ज्यादा फ्यूल। बिल्कुल। इससे साइक्लोन की इंटेंसिटी बढ़ सकती है, उसमें बारिश ज्यादा हो सकती है और यहां तक कि उसका रास्ता मतलब ट्रैक भी बदल सकता है। अच्छा। एक इंटरेस्टिंग बात, ट्रेडिशनली बे ऑफ बंगाल में अरेबियन सी से करीब 4 गुना ज्यादा साइक्लोन आते थे। 4.1 का रेशो था। हाँ, सुना है। बट लेकिन अब ये वार्मिंग के वजह से अरेबियन सी में भी एक्टिविटी बढ़ रही है। ओह, तो अब रेशो बदल रहा है। हाँ, वहां पर भी साइक्लोन बनने के लिए जो फेवरेबल एसएसटी चाहिए, वो पिछले कुछ दशकों में 1.2 से 1.4 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया है। ये तो बड़ा बदलाव है। एग्जाम्पल, आपको याद होगा साइक्लोन एम्फान 2020। हाँ, बहुत खतरनाक था। बे ऑफ बंगाल में तब एसएसटी 30 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा था। इसी वजह से वो बहुत तेजी से इंटेंसिफाई होकर एक सुपर साइक्लोन बन गया था। अच्छा, तो हायर SST का सीधा असर इंटेंसिटी पर होता है। हाँ, और ज्यादा बारिश, तेज हवाएं, ये सब। अब कुछ सोचने वाले सवाल। 1, अगर ओशंस ये एक्स्ट्रा हीट अब्सॉर्ब ना करते तो ग्लोबल वार्मिंग का असर कैसा होता? थोड़ा सोचिए जरा। क्विक हिंट, शायद एटमॉस्फेयर और जमीन पर वार्मिंग और भी तेज होती, जिससे लैंड पर और भी ज्यादा एक्सट्रीम वेदर देखने को मिलता। समझे? मतलब ओशंस एक बफर की तरह काम कर रहे हैं। 2, साइक्लोन इंटेंसिटी बढ़ने का कोस्टल कम्युनिटीज पर क्या एकदम तुरंत असर होगा? क्विक हिंट, ज्यादा तबाही हवा से भी और बाढ़ से भी, और मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर और जल्दी इवैक्यूएशन की जरूरत पड़ेगी, याद रखना। सही बात है। 3, क्या हम फ्यूचर में बढ़ते SST की कॉम्प्लेक्सिटी के साथ साइक्लोन ट्रैक्स को सही प्रिडिक्ट कर पाएंगे? क्विक हिंट, प्रिडिक्शन मॉडल्स इंप्रूव तो हो रहे हैं, लेकिन बदलते एसएसटीज इसमें और मुश्किल डालते हैं। ये एक चैलेंज है। कूल ना? हाँ, साइंस हमेशा इवॉल्व होती रहती है। जरा एक मोमेंट सोचिए, कैसे बढ़ता हुआ एसएसटी एक चेन रिएक्शन शुरू करता है जो साइक्लोन्स को इतना ताकतवर बना देता है। थिंक। इन शॉर्ट, बढ़ता हुआ एसएसटी, जो ज्यादातर क्लाइमेट चेंज की वजह से है,
ट्रॉपिकल साइक्लोन्स को ज्यादा एनर्जी देता है, जिससे वो ज्यादा ताकतवर, ज्यादा बारिश वाले बन सकते हैं और शायद उनके बनने और चलने की जगह भी बदल सकती है। बिल्कुल। अब बात करते हैं अगले पॉइंट की। ये IMD के कलर कोड्स क्या होते हैं? Question 2. Discuss the meaning of color-coded weather warnings for cyclone-prone areas given by India Meteorological Department, GS1, Indian Geography, 2022. हाँ, तो इंडिया मीट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट यानी IMD ने साइक्लोन वार्निंग्स के लिए एक बहुत अच्छा सिस्टम बनाया है कलर कोड्स का। Color codes. अच्छा, all is well. इसका मतलब सीधा है no warning. नॉर्मल एक्टिविटीज चलती रहें, बस मौसम के अपडेट्स पर नजर रखें। ठीक है, मतलब सब ठीक है। दूसरा है येलो, बी अपडेटेड। मतलब बी अपडेटेड, मौसम थोड़ा खराब हो सकता है, रोजमर्रा की जिंदगी में थोड़ी रुकावट आ सकती है, लगातार मॉनिटरिंग करनी चाहिए, थोड़ा अलर्ट रहना है। ओके, येलो मतलब थोड़ा ध्यान दो। तीसरा है ऑरेंज, बी प्रिपेयर्ड। मतलब बी प्रिपेयर्ड, मौसम के सीरियसली बिगड़ने के चांसेस हैं, डिजास्टर मैनेजमेंट टीम्स को तैयारी शुरू करनी होती है, गैर जरूरी बाहर निकलना अवॉइड करना चाहिए। अब मामला थोड़ा गंभीर हो रहा है। ऑरेंज मतलब तैयार हो जाओ, हालत बिगड़ सकती है। और चौथा, सबसे सीरियस, रेड टेक एक्शन। ये हाईएस्ट अलर्ट है, मतलब टेक एक्शन। बहुत ज्यादा खराब मौसम की उम्मीद है, जो वल्नरेबल एरिया हैं वहां से तुरंत इवैक्यूएशन की जरूरत पड़ सकती है, इमरजेंसी रिस्पॉन्स पूरी तरह से एक्टिवेट हो जाता है। रेड मतलब एक्शन लो फॉरन। बिल्कुल। और ये वार्निंग्स मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स पर दी जाती हैं, मोबाइल ऐप्स, वेबसाइट्स, सोशल मीडिया, टीवी, रेडियो। हाँ, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। जी, और एक कॉमन अलर्टिंग प्रोटोकॉल यूज होता है ताकि मैसेज हर जगह एक जैसा हो, कंसिस्टेंट हो। अच्छा। गोल यही है कि साइक्लोन प्रोन एरिया में 100% लोगों तक टाइम पर वार्निंग पहुंचे, और ये सिस्टम काफी इफेक्टिव रहा है। सच में इसका असर दिखा है? हाँ, सोर्सेज बताते हैं कि 2020 से 2024 के बीच साइक्लोन से होने वाली कैजुअलिटीज को काफी हद तक कम किया गया है। कई बार स्पेसिफिक इवेंट्स में 0 तक भी लाया गया है। वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। बेहतर वार्निंग्स और कोऑर्डिनेशन की वजह से ये संभव हुआ है। एग्जाम्पल, साइक्लोन बिपरजॉय 2023 के टाइम का रिस्पॉन्स देखिए। हाँ, इफेक्टिव अर्ली वार्निंग्स और सही तरीके से किए गए इवैक्यूएशन प्रोसीजर्स ने गुजरात में करीब 9 लाख लोगों को सेफली मूव करने में मदद की। 9 लाख, ये तो बहुत बड़ा नंबर है। बिल्कुल। अब कुछ रिफ्लेक्टिव सवाल। 1. सोचिए अगर ये कलर कोड्स ना होते तो लोग साइक्लोन वार्निंग्स को कैसे समझते? बड़ा कंफ्यूजन होता है ना? थोड़ा सोचिए। क्विक हिंट। बिल्कुल, काफी कंफ्यूजन हो सकता था, जिससे रिस्पॉन्स में देरी होती या गलत रिस्पॉन्स होता। स्टैंडर्डाइजेशन से चीजें आसान होती हैं, समझे? हाँ, सबको एक ही मतलब पता होता है। 2. टेक्नोलॉजी जैसे ऐप्स, सोशल मीडिया, इसने वार्निंग पहुंचाने के तरीके को पुराने तरीकों जैसे सिर्फ रेडियो या सायरन के मुकाबले कैसे इंप्रूव किया है? क्विक हिंट। बहुत तेजी से पहुंचती है, ज्यादा लोगों तक पहुंचती है, रियल टाइम अपडेट्स दे सकते हैं, टारगेटेड अलर्ट्स भेज सकते हैं। टेक्नोलॉजी का कमाल है ना? याद रखना है, जहां शायद टेक्नोलॉजी उतनी ना पहुंची हो, वहां वार्निंग्स इफेक्टिवली कैसे पहुंचाई जा सकती हैं। क्विक हिंट, कम्युनिटी रेडियो, सायरन, लोकल वॉलंटियर्स जो घर घर जाके बताएं, पारंपरिक तरीके अनाउंसमेंट के, ये सब आज भी बहुत जरूरी हैं। मतलब एक मिक्स्ड अप्रोच चाहिए। सोचिए इसके बारे में। हाँ, हर तरीका जरूरी है। जरा थिंक, एक सिंपल सा कलर कोड कैसे किसी आपदा के समय जिंदगी और मौत का फर्क बन सकता है। इन शॉर्ट, IMD के कलर कोड्स ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड साइक्लोन्स के लिए क्लियर, एक्शन लेने योग्य वार्निंग्स देते हैं, जिससे तैयारी बहुत बेहतर होती है और इफेक्टिव कम्युनिकेशन से जानें बचती हैं। तो हमने SST का असर और वार्निंग्स देख ली। अब ये देखते हैं कि साइक्लोन्स कुछ खास इलाकों में ही क्यों ज्यादा बनते हैं। क्वेश्चन 3. Tropical cyclones are largely confined to the South China Sea, the Bay of Bengal and the Gulf of Mexico. Why? हाँ, ये भी इंटरेस्टिंग सवाल है कि साइक्लोन्स कुछ खास जगहों पर ही क्यों मेहरबान रहते हैं। जैसे साउथ चाइना सी, बे ऑफ बंगाल, गल्फ ऑफ मेक्सिको, ये साइक्लोन के हॉटस्पॉट्स हैं। हाँ, ऐसा क्यों है? इसके पीछे है ज्योग्राफिकल और मीटियोरोलॉजिकल फैक्टर्स का एक खास कॉम्बिनेशन, जैसे कोई परफेक्ट रेसिपी हो। अच्छा, क्या है ये इंग्रेडिएंट्स? देखें, कुछ चीजें जरूरी हैं। पहली, सी सरफेस टेम्परेचर। इन इलाकों में टेम्परेचर लगातार 26.5 डिग्री सेल्सियस से ऊपर रहता है, अक्सर 28-29 डिग्री या उससे भी ज्यादा। इससे जरूरी हीट एनर्जी मिलती है, गर्म पानी। हाँ। दूसरी, कोरियोलिस फोर्स। धरती के घूमने से पैदा होने वाली ये फोर्स इक्वेटर से थोड़ा दूर 5 डिग्री लैटिट्यूड के पार इतनी मजबूत होती है कि तूफान को शुरुआती घुमाव दे सके। अच्छा, इक्वेटर पर क्यों नहीं बनते फिर? इक्वेटर पे कोरियोलिस फोर्स लगभग 0 होती है, तो वो शुरुआती स्पिन नहीं मिल पाता। ओके। तीसरी,
लो लेवल कन्वर्जेंस, जमीन के पास हवाएं एक पॉइंट पर आकर मिलती हैं, कन्वर्ज करती हैं। ट्रेड विंड्स इसमें मदद करती हैं। इससे नम हवा ऊपर उठती है। ठीक है। और चौथी, अपर लेवल डाइवर्जेंस। ऊपर ट्रोपोस्फियर में हवा का फैलना, डाइवर्ज होना जरूरी है। ये सिस्टम के लिए एक तरह से एग्जॉस्ट का काम करता है, ताकि तूफान ऊपर की तरफ बढ़ सके। अच्छा, नीचे मिले ऊपर फैले। बिल्कुल। अब इन खास रीजन्स की क्या यूनिक बातें हैं, जैसे साउथ चाइना सी। ये वेस्टर्न पैसिफिक वार्म पूल का हिस्सा है, तो एसएसटी हाई रहता है। मॉनसून सर्कुलेशन, मॉइस्चर और फेवरेबल हवाएं देता है। आसपास की जमीनें कभी कभी शुरुआती तूफान को बचाने और इंटेंसिफाई करने में मदद कर सकती हैं। बे ऑफ बंगाल, इसका जो फनल जैसा शेप है, वो हवा और नमी को कॉन्सेंट्रेट करता है। एसएसटी और ह्यूमिडिटी लगभग साल भर हाई रहती है। प्री मॉनसून अप्रैल मई और पोस्ट मॉनसून अक्टूबर नवंबर दोनों में साइक्लोन आते हैं। हाँ, यहाँ तो काफी आते हैं। और गल्फ ऑफ मेक्सिको, यहाँ वार्म लूप करंट एसएसटी को हाई रखता है। ये एक्टिव अटलांटिक हरिकेन सीजन जून नवंबर का हिस्सा है। इसका सेमी एनक्लोज्ड नेचर भी तूफानों को इंटेंसिफाई होने में मदद कर सकता है। अच्छा, तो बाकी जगहों पर क्यों कम बनते हैं? कारण हो सकते हैं ठंडी समुद्री धाराएं, जैसे कैलिफोर्निया या पेरू के तट पर, मजबूत वर्टिकल विंड शेयर, अलग अलग ऊंचाई पर हवा की रफ्तार या दिशा में ज्यादा अंतर जो तूफानों को फाड़ देता है। और जैसा बताया, इक्वेटर के पास कॉरियोलिस फोर्स की कमी। समझ गई। एग्जाम्पल, सोचिए आप इक्वेटर पर एक बॉल घुमाने की कोशिश कर रहे हैं और एक थोड़ा दूर, वो जो धरती के घूमने का असर है, कॉरियोलिस, वो साइक्लोन वाला ट्विस्ट शुरू करने के लिए चाहिए होता है। सही उदाहरण है। कुछ रिफ्लेक्टिव सवाल। 1. क्लाइमेट चेंज से अगर ठंडी समुद्री धाराएं भी गर्म हो जाएं, तो क्या नए साइक्लोन जोन बन सकते हैं? क्या लगता है? थोड़ा सोचिए। क्विक हिंट, थियोरेटिकली संभव है अगर बाकी कंडीशंस जैसे कम विंड शेयर भी फेवर में आ जाएं, लेकिन ओशन करंट्स बहुत कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स हैं। इस पर अभी रिसर्च चल रही है, समझे? दिलचस्प है। 2. क्या जमीनी हिस्से, लैंड मासेस, हमेशा साइक्लोन बनने या तेज होने में मदद करते हैं? क्विक हिंट, हमेशा नहीं। हालांकि वो शुरुआती शेल्टर दे सकते हैं, जैसे साउथ चाइना सी में, लेकिन जैसे ही साइक्लोन लैंडफॉल करता है, जमीन उसका मॉइस्चर सप्लाई काट देती है, जिससे वो कमजोर हो जाता है। डबल एज स्वॉर्ड है, याद रखना। हाँ, लैंडफॉल के बाद तो खत्म हो जाते हैं। 3. ये अपर लेवल डाइवर्जेंस उतना ही जरूरी क्यों है जितना लो लेवल कन्वर्जेंस? सोचिए, आप एक गुब्बारा फुला रहे हैं जिसमें हवा निकलने की कोई जगह नहीं है। ऊपर उठती हवा को ऊपर कहीं जाने, डाइवर्ज होने की जगह चाहिए, ताकि तूफान का इंजन चलता रहे। मेक सेंस ना? हाँ, बिल्कुल, फ्लो बना रहना चाहिए। जरा इन 3 रीजंस, साउथ चाइना सी, बे ऑफ बंगाल और गल्फ ऑफ मेक्सिको का एक छोटा सा डूडल बनाने की कोशिश कीजिए और उनके यूनिक फीचर्स को इमेजिन कीजिए। थिंक। इन शॉर्ट, बे ऑफ बंगाल, साउथ चाइना सी और गल्फ ऑफ मेक्सिको जैसी खास जगहें साइक्लोन हॉटस्पॉट्स हैं, क्योंकि वहां लगातार परफेक्ट मिक्स मिलता है। वार्म एसएसटी, पर्याप्त कोरियोलिस फोर्स, नीचे मिलती हुई हवाएं, ऊपर फैलती हवाएं और फेवरेबल ज्योग्राफी। इंटरेस्टिंग ना। अब ये साइक्लोन्स के नाम, जैसे फेलिन, ये कहाँ से आते हैं? चलो देखते हैं। Question 4. The recent cyclone on the east coast of India was called Feline. How are the tropical cyclones named across the world? Elaborate. हाँ, साइक्लोन नेमिंग का सिस्टम भी काफी इंटरेस्टिंग है। पहले तो साइक्लोन्स को टेक्निकल आईडी जैसे लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, प्रेशर वैल्यू से पहचानते थे, जो बहुत कंफ्यूजिंग था। हाँ, याद रखना मुश्किल होता होगा। बिल्कुल। वर्ल्ड वॉर II के टाइम मीटियोरोलॉजिस्ट्स ने अनौपचारिक रूप से फीमेल नाम इस्तेमाल करना शुरू किया ताकि कम्युनिकेशन आसान हो। अच्छा। बाद में वर्ल्ड मीटियोरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन WMO ने इसे ग्लोबली स्टैंडर्डाइज कर दिया ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो और वार्निंग्स बेहतर हों। तो अब क्या सिस्टम है? सब जगह एक जैसा है? नहीं, अलग अलग रीजन्स के अपने सिस्टम हैं। जैसे नॉर्थ इंडियन ओशन बेसिन, जिसमें बे ऑफ बंगाल और अरेबियन सी आते हैं। हमारे रीजन में नाम देने की जिम्मेदारी रीजनल स्पेशलाइज्ड मीटियोरोलॉजिकल सेंटर RSMC नई दिल्ली की है। ओके। मेंबर देश शुरू में 8 थे, अब और जुड़ गए हैं। नाम सजेस्ट करते हैं, एक लिस्ट तैयार होती है और नाम बारी बारी से इस्तेमाल होते हैं। फाइलीन नाम थाईलैंड ने दिया था। अच्छा, तो देश नाम देते हैं। जी, और लिस्ट समय समय पर नए नामों के साथ अपडेट होती रहती है। नॉर्थ अटलांटिक और ईस्टर्न पैसिफिक, यहाँ US नेशनल हरिकेन सेंटर
NSC मैनेज करता है। वो 6 रोटेटिंग लिस्ट इस्तेमाल करते हैं, जिसमें मेल और फीमेल नाम बदलते रहते हैं। रोटेटिंग लिस्ट मतलब नाम रिपीट होते हैं? हाँ, लेकिन जो हरिकेन बहुत ज़्यादा तबाही मचाते हैं, जैसे कटरीना, सैंडी, उनके नाम सम्मान में और कंफ्यूजन से बचने के लिए परमानेंटली रिटायर कर दिए जाते हैं। अच्छा, रिटायर भी होते हैं नाम? जी। और वेस्टर्न पैसिफिक, यहाँ जापान मेट्रियोलॉजिकल एजेंसी JMA कोऑर्डिनेट करता है। 14 देश नाम देते हैं। नाम अक्सर लोकल कल्चर या नेचुरल फिनोमेना को दर्शाते हैं। तो नाम चुनने का क्राइटेरिया क्या होता है? कुछ भी रख सकते हैं? नहीं, कुछ बातों का ध्यान रखा जाता है। नाम आसानी से बोला और याद रखा जा सके, कल्चरली सेंसिटिव हो, रीजन से जुड़ा हो, छोटा हो और पॉलिटिकली न्यूट्रल या नॉन कंट्रोवर्शियल हो। और नाम रखने से फायदा क्या है? फायदा ये है कि इससे पहचान जल्दी होती है, पब्लिक अवेयरनेस बढ़ती है। किसी साइक्लोन एक्स की खबर फॉलो करना ट्रॉपिकल डिप्रेशन 12B से आसान है। रिस्पॉन्स कोऑर्डिनेशन बेहतर होता है और आपदा के समय इंटरनेशनल कम्युनिकेशन में मदद मिलती है। हाँ, ये बात तो है। नाम से जुड़ाव महसूस होता है। एग्जाम्पल, सोचिए साइक्लोन रेमल की खबरें और वार्निंग्स ट्रैक करना कितना आसान है, बजाय इसके कि आप कई दिनों तक कॉम्प्लेक्स मीटेरोलॉजिकल कोऑर्डिनेट्स याद रखने की कोशिश करें। बिल्कुल सही। रिफ्लेक्टिव क्वेश्चंस। टाइम 1, बहुत ज्यादा तबाही मचाने वाले साइक्लोन्स के नाम रिटायर क्यों कर दिए जाते हैं? थोड़ा सोचिए। क्विक हिंट, मुख्य रूप से पीड़ितों और प्रभावित क्षेत्रों के सम्मान में और ऐसी त्रासदी से जुड़े नाम को दोबारा इस्तेमाल करने से बचने के लिए। समझे? हाँ, सेंसिटिविटी का मामला है। 2, क्या आपको लगता है कि साइक्लोन को नाम देने से लोग खतरे को ज्यादा सीरियसली लेते हैं, बजाय सिर्फ टेक्निकल आईडी इस्तेमाल करने के? क्विक हिंट, साइकोलॉजी तो यही कहती है, किसी चीज को नाम देने से वो ज्यादा वास्तविक, रिलेटेबल लगती है और उसके बारे में बात करना आसान हो जाता है। याद रखना। हाँ, शायद असर पड़ता है। 3, अगर आपको इंडियन ओशन लिस्ट के लिए एक साइक्लोन का नाम सजेस्ट करना हो, तो आप कैसा नाम चुनेंगे? किन बातों का ध्यान रखेंगे? क्विक हिंट, आप कुछ ऐसा चाहेंगे जो छोटा हो, अलग-अलग भाषा बोलने वालों के लिए कहना आसान हो, न्यूट्रल हो और शायद नेचर से जुड़ा हो, पर डरावना न लगे। कूल चैलेंज ना? हाँ, सोचना पड़ेगा। ये सेंटेंस जोर से बोलिए। स्टैंडर्डाइज्ड नेमिंग हेल्प्स टर्न कॉम्प्लेक्स वेदर इवेंट्स इनटू समथिंग पीपल कैन ट्रैक एंड प्रिपेयर फॉर। थिंक। इन शॉर्ट, पहले से तय रीजन स्पेसिफिक लिस्ट का इस्तेमाल करके साइक्लोन्स को नाम देने से कम्युनिकेशन क्लियर होता है, पब्लिक अवेयरनेस बढ़ती है, डिजास्टर रिस्पॉन्स में मदद मिलती है और इंटरनेशनल कोऑर्डिनेशन बेहतर होता है। साइक्लोन से अब शिफ्ट करते हैं लैंडस्लाइड्स पर। पहले हिमालयाज और वेस्टर्न घाट्स के बीच फर्क देखते हैं। क्वेश्चन 5, डिफरेंशिएट द कॉजेज ऑफ लैंडस्लाइड्स इन द हिमालयन रीजन एंड वेस्टर्न घाट्स। GS1 इंडियन ज्योग्राफी 2021। बिल्कुल, लैंडस्लाइड्स हिमालयाज और वेस्टर्न घाट्स दोनों जगह होते हैं, लेकिन इनके होने के कारण, मतलब क्यों, अलग-अलग हैं। हाँ, क्या फर्क है? चलिए देखते हैं। पहले हिमालयन कॉजेज। सोचिए, ये जवान बेचैन पहाड़ हैं। जियोलॉजिकली हिमालयाज बहुत यंग हैं और टेक्टोनिकली एक्टिव हैं। इंडियन प्लेट यूरेशियन प्लेट के नीचे घुस रही है। अच्छा, मतलब अभी भी बन रहे हैं? हाँ, एक तरह से। इसका मतलब है कि वहाँ की चट्टानें जैसे मडस्टोन्स, शेल्स, कॉम्प्लेक्स मेटामॉर्फिक रॉक्स अक्सर कमजोर, टूटी-फूटी और अस्थिर होती हैं। ओह। और लगातार आने वाले भूकंप बड़े ट्रिगर का काम करते हैं। जमीन ही स्टेबल नहीं है। हाँ, क्लाइमेट की बात करें तो भारी मॉनसून बारिश, खासकर अचानक तेज बारिश, क्लाउड बस्ट, मिट्टी को एकदम गीला कर देती है। ऊंचाई वाले इलाकों में तेजी से बर्फ पिघलना भी पानी बढ़ाता है। हाँ, सुना है क्लाउड बर्स्ट के बारे में। और टेम्परेचर में ज्यादा उतार चढ़ाव से फिजिकल वेदरिंग होती है। फ्रीज थॉ एक्शन से चट्टानें टूटती हैं। और इंसानी दखल? हाँ, एंथ्रोपोजेनिक फैक्टर्स का बड़ा रोल है। बिना प्लानिंग के सड़कें बनाना, डैम बनाना, जंगलों की कटाई जिससे जड़ें मिट्टी को पकड़ना छोड़ देती हैं, और ढलानों पर गलत तरीके से खेती या घर बनाना, ये सब ढलानों को और अस्थिर कर देते हैं। काफी सारे कारण हैं। अब वेस्टर्न घाट्स का क्या? अब वेस्टर्न घाट्स कॉजेस। सोचिए, ये पुराने, ज्यादा स्थिर, लेकिन मौसम के मारे पहाड़ हैं। जियोलॉजिकली वेस्टर्न घाट्स बहुत पुराने हैं और ज्यादा स्टेबल हैं। ज्यादातर बेसाल्टिक लावा फ्लोज, डेक्कन ट्रैप्स और हार्ड नाइस चट्टानें। अच्छा, ये ज्यादा मजबूत हैं। हाँ, हिमालयाज के मुकाबले टेक्टोनिक एक्टिविटी बहुत कम है, लेकिन ट्रॉपिकल क्लाइमेट की वजह से चट्टानों की गहरी केमिकल वेदरिंग होती है, जिससे चट्टान और मिट्टी की ऊपरी परतें समय के साथ कमजोर हो जाती हैं। मतलब ऊपर से कमजोर हो गए हैं। हाँ, कह सकते हैं। और यहाँ मुख्य ट्रिगर है बहुत तेज मॉनसून बारिश,
कुछ इलाकों में 6000 mm से भी ज्यादा ये भारी लंबी बारिश वेदर्ड मिट्टी को सैचुरेट कर देती है, जिससे वो फिसल जाती है। अच्छा, यहाँ बारिश मेन विलन है। जी, और हाई ह्यूमिडिटी भी केमिकल वेदरिंग को तेज करती है। और यहाँ भी एंथ्रोपोजेनिक फैक्टर्स हैं, जंगलों की कटाई। सोर्स में 1991-2023 के बीच कुछ एनालिसिस में 11% फॉरेस्ट कवर घटने का जिक्र था। माइनिंग, क्वायरिंग और तेज ढलानों पर खेती, ये सब नेचुरल स्टेबिलिटी को बिगाड़ते हैं। तो कंपैरेटिव एनालिसिस क्या हुआ? देखिए, इंटेंसिटी एंड फ्रीक्वेंसी। हिमालयाज के लैंडस्लाइड्स अक्सर ज्यादा बड़े, ज्यादा विनाशकारी होते हैं, क्योंकि वहां ढलान ज्यादा तीखी हैं और भूकंपीय ट्रिगर होते हैं। वेस्टर्न घाट्स में लैंडस्लाइड्स मॉनसून के दौरान ज्यादा होते हैं और मुख्य रूप से बारिश की वजह से होते हैं। मेन ड्राइवर्स: हिमालयाज इज इक्वल टू टेक्टोनिक्स प्लस कॉम्प्लेक्स कमजोर जियोलॉजी प्लस अनियमित बारिश, भूकंप प्लस इंसानी दबाव। वेस्टर्न घाट्स इज इक्वल टू तेज मॉनसून बारिश प्लस गहरी वेदरिंग प्लस इंसानी दबाव, खासकर लैंड यूज बदलाव। समझ गए। एग्जाम्पल: फर्क को ऐसे समझिए, हिमालयाज एक हिलते हुए ढीले ढाले रखे किताबों के ढेर की तरह हैं, टेक्टोनिकली एक्टिव कमजोर चट्टानें। वेस्टर्न घाट्स एक पुरानी मजबूत बुकशेल्फ की तरह हैं, जिसकी कुछ किताबें समय के साथ नमी से कमजोर हो गई हैं, वेदरिंग, और भारी बारिश उन्हें नीचे गिरा सकती है। अच्छा उदाहरण है। कुछ रिफ्लेक्टिव सवाल। 1. यंग फोल्ड माउंटेन्स जैसे हिमालयाज पुराने पहाड़ों जैसे वेस्टर्न घाट्स के मुकाबले इतने अस्थिर क्यों होते हैं? थोड़ा सोचिए। क्विक हिंट: क्योंकि वो अभी भी टेक्टोनिक फोर्सेस की वजह से ऊपर उठ रहे हैं और डिफॉर्म हो रहे हैं, जिसका मतलब है चट्टानें लगातार स्ट्रेस में हैं, टूटी फूटी हैं और अभी तक सेटल नहीं हुई हैं। समझे? हाँ, अभी भी बन रहे हैं। 2. क्या सिर्फ भारी बारिश लैंडस्लाइड ला सकती है या नीचे की वल्नरेबिलिटी भी जरूरी है? क्विक हिंट: बारिश अक्सर ट्रिगर होती है, लेकिन नीचे की जियोलॉजी, ढलान का एंगल, पेड़ पौधों की कमी और पहले हुई वेदरिंग ही उस ढलान को फिसलने के लिए वल्नरेबल बनाती है। ये एक कॉम्बिनेशन है, याद रखना। मतलब सिर्फ बारिश जिम्मेदार नहीं है। 3. हिमालयाज जैसे लैंडस्लाइड प्रोन एरिया में डेवलपमेंट एक्टिविटीज को सेफ कैसे बनाया जा सकता है? क्विक हिंट: इसके लिए केयरफुल प्लानिंग, कंस्ट्रक्शन से पहले डिटेल्ड जियोलॉजिकल सर्वे, बेहतर इंजीनियरिंग तकनीक जैसे सही स्लोप कटिंग, ड्रेनेज, बहुत तेज ढलानों से बचना और सख्त नियम चाहिए। मुश्किल है पर जरूरी है। कूल ना? हाँ, प्लानिंग बहुत जरूरी है। जरा हिमालयाज की तीखी नुकीली चोटियों और वेस्टर्न घाट्स की पुरानी गोल पहाड़ियों को इमेजिन कीजिए। वहां काम कर रही फोर्सेस को सोचिए। थिंक। इन शॉर्ट, हिमालयाज में लैंडस्लाइड ज्यादातर टेक्टोनिक अस्थिरता और नाजुक जियोलॉजी की वजह से होते हैं, जिन्हें अक्सर अनियमित बारिश या भूकंप ट्रिगर करते हैं, जबकि वेस्टर्न घाट्स में लैंडस्लाइड मुख्य रूप से तेज मानसून बारिश से जुड़े होते हैं, जो वेदर्ड हुई चट्टानों पर असर डालती है, और ये लैंड यूज बदलावों से और बढ़ जाते हैं। ओके, तो ये क्लियर है कि हिमालयाज ज्यादा प्रोन है। अब जरा और गहराई में जाते हैं कि क्यों और क्या किया जा सकता है। Question 6. The Himalayas are highly prone to landslides. Discuss the causes and suggest suitable measures of mitigation. GS1 Physical Geography 2016. बिल्कुल, हिमालयाज लैंडस्लाइड्स के लिए बहुत ज़्यादा प्रोन है। सोर्सेज बताते हैं कि इंडिया का करीब 12.6% लैंड एरिया लैंडस्लाइड प्रोन है, और इसमें से भी करीब 66.5% लैंडस्लाइड्स अकेले नॉर्थ वेस्टर्न हिमालयाज में होते हैं। 66.5%, ये तो बहुत ज़्यादा है। क्यों? Causes recap: Himalayas, natural factors, geological instability, young, कमजोर, टूटी-फूटी चट्टानें अभी भी ऊपर उठ रहे हैं। हाँ। Seismic activity, high seismicity zone 4 और 5, मतलब लगातार भूकंप जो स्लाइड्स को ट्रिगर करते हैं। Climate factors, अनियमित तेज बारिश, क्लाउड बर्स्ट, ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड्स, जियोलोएफ्स, बर्फ पिघलना, स्टीप टोपोग्राफी, नेचुरली तीखी ढलानें, मतलब ग्रेविटी का खिंचाव ज्यादा। ठीक है। और इंसानी कारण, एंथ्रोपोजेनिक फैक्टर्स, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, खराब प्लानिंग से बनी सड़कें जो ढलानों को काटती हैं, बड़े डैम, टनल्स स्ट्रक्चर को कमजोर करते हैं। हाँ, ये तो दिखता है। डिफॉरेस्टेशन, पेड़ों के कटने से मिट्टी का कटाव और अस्थिरता बढ़ती है। अनसाइंटिफिक लैंड यूज, गलत खेती के तरीके, असुरक्षित ढलानों पर कंस्ट्रक्शन, माइनिंग एंड कोरिंग, ब्लास्टिंग और खुदाई से पहाड़ों का ढांचा और कमजोर होता है। तो इसे रोके कैसे? मिटिगेशन मेजर्स क्या हैं? इसके लिए मल्टी प्रॉन्ड अप्रोच चाहिए।
मतलब कई तरफ से काम करना होगा। टेक्निकल इंजीनियरिंग सॉल्यूशंस, स्लोप स्टेबलाइजेशन, रिटेनिंग वॉल्स बनाना, रॉक बोल्ट्स या नेटिंग इस्तेमाल करना, पानी जमा होने से रोकने के लिए ड्रेनेज सिस्टम सुधारना। हाँ, ये इंजीनियरिंग वाले तरीके। अर्ली वार्निंग सिस्टम्स EWS, बारिश, जमीन की मूवमेंट, मिट्टी की नमी और सेस्मिक एक्टिविटी मॉनिटर करने के लिए सेंसर्स लगाना ताकि टाइम पर वार्निंग मिल सके। EWS लैंडस्लाइड के लिए भी। जी हाँ। हैजर्ड मैपिंग, GIS और रिमोट सेंसिंग का इस्तेमाल करके वल्नरेबल जोन्स की मैपिंग करना। लैंडस्लाइड हैजर्ड जोनेशन। बिल्डिंग कोड्स, पहाड़ी इलाकों के लिए सही बिल्डिंग कोड्स डिजाइन करना और लागू करना। और पॉलिसी लेवल पर पॉलिसी एंड एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स। नेशनल लैंडस्लाइड रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी, राष्ट्रीय योजनाओं को लागू करना। सोर्स में कुछ एलोकेशंस का जिक्र था, जैसे 15 राज्यों के लिए 1000 करोड़ का प्रोजेक्ट और 15वें फाइनेंस कमीशन द्वारा पहाड़ी राज्यों के रिस्क्स के लिए 750 करोड़ का। अच्छा, सरकार भी ध्यान दे रही है। स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस, वल्नरेबल एरिया में कंस्ट्रक्शन, माइनिंग और लैंड यूज को कंट्रोल करना। मॉनिटरिंग एंड मेंटेनेंस, मौजूदा इंफ्रास्ट्रक्चर, सड़कें, ढलाने की नियमित जांच और रखरखाव। इंटीग्रेटेड प्लानिंग, पहाड़ों में सभी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स में लैंडस्लाइड रिस्क असेसमेंट को अनिवार्य बनाना। ये जरूरी है। और लोग क्या कर सकते हैं? कम्युनिटी का रोल। कम्युनिटी बेस्ड अप्रोचेस, अवेयरनेस एंड एजुकेशन, लोकल कम्युनिटीज को रिस्क्स, वार्निंग साइंस और सेफ्टी मेजर्स के बारे में बताना। जानकारी बहुत जरूरी है। कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, प्लानिंग, सॉल्यूशंस लागू करने और EWS मेंटेन करने में स्थानीय लोगों को शामिल करना। अक्सर वही फर्स्ट रिस्पॉन्डर होते हैं। सही बात है। प्रमोटिंग एफॉरेस्टेशन, पेड़ लगाने को बढ़ावा देना, खासकर लोकल प्रजातियों के। ट्रेडिशनल नॉलेज, स्लोप मैनेजमेंट के लिए स्थानीय पारंपरिक ज्ञान का उपयोग करना। वाह, मतलब सबको मिलकर काम करना होगा। एग्जाम्पल, सोचिए एक कम्युनिटी बेस्ड EWS, जहां ट्रेन्ड लोकल वॉलंटियर्स रेन गेज और जमीन में दरारों के सेंसर्स को मॉनिटर करते हैं, और अगर खतरा बढ़ता है तो एक सिंपल सायरन या मैसेजिंग सिस्टम से गांव को अलर्ट करते हैं। साथ में अगर सेफ इवैक्यूएशन रूट्स प्लान किए हों तो जानें बच सकती हैं। ये तो बहुत प्रैक्टिकल लग रहा है। रिफ्लेक्टिव सवाल, आपको क्या लगता है, भूकंप से अचानक होने वाले लैंडस्लाइड्स के लिए अर्ली वार्निंग सिस्टम्स कितने इफेक्टिव हो सकते हैं? थोड़ा सोचिए। क्विक हिंट, भूकंप का प्रेडिक्शन ही मुश्किल है, तो सेस्मिकली ट्रिगर्ड स्लाइड्स के लिए वार्निंग टाइम बहुत कम या जीरो हो सकता है। EWS आमतौर पर बारिश से होने वाले स्लाइड्स के लिए ज्यादा इफेक्टिव होते हैं, जहां मॉनिटरिंग से कुछ लीड टाइम मिल जाता है। समझे? हाँ, भूकंप तो अचानक आता है। दूर दराज के हिमालयी इलाकों में लैंडस्लाइड मिटिगेशन के लिए कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट इतना जरूरी क्यों है? क्विक हिंट, इलाके का लोकल ज्ञान बहुत कीमती होता है। वो फर्स्ट रिस्पॉन्डर होते हैं। सॉल्यूशंस की बेहतर एक्सेप्टेंस और मेंटेनेंस सुनिश्चित होती है। लोकल रेजिलियंस बनता है। उनके बिना काम नहीं हो सकता, याद रखना। लोकल नॉलेज इंपॉर्टेंट है। 3. क्या सिर्फ ज्यादा दीवारें और स्ट्रक्चर्स, टेक्निकल सॉल्यूशंस बनाने से हिमालय की लैंडस्लाइड प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है? क्विक हिंट, नहीं, अकेले नहीं। सही लैंड यूज प्लानिंग, रेगुलेशन एनफोर्समेंट और कम्युनिटी अवेयरनेस एक्शन के बिना टेक्निकल सॉल्यूशंस फेल हो सकते हैं या कहीं और प्रॉब्लम खड़ी कर सकते हैं। होलिस्टिक अप्रोच चाहिए। कूल ना? हाँ, सिर्फ इंजीनियरिंग काफी नहीं है। जरा हिमालयाज के विशाल स्केल और कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में सोचिए। मिटिगेशन यहाँ एक बहुत बड़ा चैलेंज है। थिंक कि कैसे टेक्नोलॉजी और कम्युनिटी एफर्ट्स को साथ मिलकर काम करना होगा। इन शॉर्ट, हिमालयाज की हाई लैंडस्लाइड प्रोननेस नेचुरल जियोलॉजिकल कमजोरी और सीज्मिक एक्टिविटी के खतरनाक मिक्स से आती है, जिसे इंटेंस ह्यूमन एक्टिविटी और बढ़ा देती है। इफेक्टिव मिटिगेशन के लिए इंजीनियरिंग, सख्त पॉलिसीज, स्मार्ट प्लानिंग और एक्टिव कम्युनिटी पार्टिसिपेशन का कॉम्बिनेशन चाहिए। एक आखिरी पॉइंट इस कंपैरिजन पर साफ तौर पर बताते हैं कि हिमालयाज में वेस्टर्न घाट से ज्यादा लैंडस्लाइड्स क्यों होते हैं। Question 7. Bring out the causes for more frequent landslides in the Himalayas than in the Western Ghats. GS1, Indian Geography 2013. बिल्कुल। फाइनल कंपैरिजन, लैंडस्लाइड फ्रीक्वेंसी में इतना बड़ा अंतर क्यों है? चलिए मुख्य कारण पक्के कर लेते हैं। जियोलॉजिकल फैक्टर्स सबसे बड़ा कारण। हिमालयाज यंग, टेक्टोनिकली एक्टिव, कॉम्प्लेक्स कमजोर चट्टानें, मडस्टोन्स, शेल्स वगैरह। वेस्टर्न घाट्स पुराने, टेक्टोनिकली स्टेबल, तुलनात्मक रूप से मजबूत चट्टानें, बेसॉल्ट, नाइस। ये एक्टिव बनाम स्टेबल टेक्टोनिक सेटिंग ही बुनियादी फर्क है। हिमालयाज लगातार दब रहे हैं और टूट रहे हैं।
हाँ, ये टेक्टोनिक एक्टिविटी मेन डिफरेंस है। क्लाइमेटिक एंड रेनफॉल पैटर्न्स। वेस्टर्न घाट्स में भारी लेकिन अक्सर लंबी चलने वाली मानसून बारिश होती है, जिससे ड्रेनेज को कुछ अडेप्ट होने का मौका मिलता है। हिमालयाज में ज्यादा अनियमित पैटर्न्स हैं। अचानक तेज क्लाउड बर्स्ट, तेजी से बर्फ पिघलना, जो पहले से कमजोर ढलानों पर अचानक शक्तिशाली ट्रिगर का काम करते हैं। बारिश का तरीका भी अलग है। साथ ही हिमालयाज में फ्रीज थॉ साइकिल्स चट्टानों को फिजिकली और कमजोर करते हैं, जो गर्म वेस्टर्न घाट्स में उतना महत्वपूर्ण नहीं है। अच्छा। स्टेटिस्टिकल एविडेंस। आंकड़े झूठ नहीं बोलते। नॉर्थ वेस्टर्न हिमालयाज, इंडिया के करीब 66.5% लैंडस्लाइड्स। वेस्टर्न घाट्स करीब 14.7%। सोर्स डेटा, मिजोरम 12,385 इवेंट्स 1998 से 2022 और उत्तराखंड 11,219 इवेंट्स। दोनों हिमालयन नॉर्थ ईस्ट हिल स्टेट्स चार्ट्स में सबसे ऊपर थे। यह साफ दिखाता है कि हिमालयन बेल्ट में फ्रीक्वेंसी ज्यादा है। आंकड़े तो बहुत क्लियर है। एंथ्रोपोजेनिक फैक्टर्स, इंसानी दबाव, आमतौर पर हिमालयाज के कई हिस्सों में वेस्टर्न घाट्स की तुलना में ज्यादा इंटेंस और अक्सर कम रेगुलेटेड होता है। तेजी से सड़कें बनना, बड़े हाइड्रो प्रोजेक्ट्स, जंगलों की कटाई और ढलानों पर बढ़ती आबादी का दबाव यकीनन यंग माउंटेन रेंज में ज्यादा व्यापक और प्रभावशाली है। हाँ, डेवलपमेंट का प्रेशर भी ज्यादा है शायद। एग्जाम्पल, 2 बिल्डिंग सोचिए। एक हिमालयाज अभी बन रही है, हिलती हुई जमीन पर, और मटेरियल पूरी तरह सेट नहीं हुआ है। दूसरी वेस्टर्न घाट्स, एक पुरानी मजबूत बिल्डिंग है, लेकिन उसकी बाहरी दीवारें मौसम से थोड़ी घिस गई हैं। भारी बारिश शायद पुरानी बिल्डिंग का कुछ प्लास्टर गिरा दे, लेकिन एक भूकंप या अचानक तेज बारिश नई अस्थिर बिल्डिंग में बड़े कोलैप्स का कारण बन सकती है। ये एनालॉजी अच्छी है फर्क समझने के लिए। आखिरी सेट रिफ्लेक्टिव सवालों का। 1. अगर वेस्टर्न घाट्स भी हिमालयाज की तरह टेक्टोनिकली एक्टिव होते, तो क्या वहां भी चट्टानों के अलग होने के बावजूद उतनी ही लैंडस्लाइड फ्रीक्वेंसी होती? थोड़ा सोचिए, कंप, उत्थान, किसी भी तरह की चट्टान में व्यापक कमजोरियां, फ्रैक्चर्स, फॉल्ट्स पैदा करती हैं, जिससे लैंडस्लाइड ससेप्टिबिलिटी नाटकीय रूप से बढ़ जाती है। जियोलॉजी मायने रखती है, लेकिन टेक्टोनिक्स गेम चेंजर है। समझे? मतलब टेक्टोनिक्स का असर ज्यादा होता है। 2. मिजोरम और उत्तराखंड जैसे राज्यों में इतने ज्यादा आंकड़े क्यों हो सकते हैं? हिमालयस के अंदर भी। क्विक हिंट, ये बहुत नाजुक लोकल जियोलॉजी, कुछ इलाकों में बहुत ज्यादा बारिश जैसे मौसिनराम इफेक्ट पास में, बहुत तीखी ढलानें और तेजी से बढ़ती डेवलपमेंटल एक्टिविटीज या खास लैंड यूज पैटर्न्स का कॉम्बिनेशन हो सकता है। लोकल फैक्टर्स रीजनल रिस्क्स को बढ़ा देते हैं, याद रखना। हाँ, लोकल कंडीशंस भी मैटर करती हैं। 3. क्या दोनों रीजन्स के लिए डिजास्टर मैनेजमेंट स्ट्रैटेजीज जैसे EWS, बिल्डिंग कोड्स एक जैसी होनी चाहिए? रीजन स्पेसिफिक होनी चाहिए। हिमालयाज में सेस्मिक रेजिलियंस और कॉम्प्लेक्स जियोलॉजी ट्रिगर्स को मैनेज करने पर ज्यादा फोकस चाहिए। वेस्टर्न घाट्स में तेज बारिश के असर, सॉइल सैचुरेशन और वेदर हुई ढलानों पर लैंड यूज कंट्रोल्स पर फोकस चाहिए। एक साइज सब पर फिट नहीं होता। कूल ना? सही कहा, अलग अलग प्रॉब्लम अलग अलग सोल्यूशन। जल्दी से 3 मुख्य अंतर याद कीजिए। जियोलॉजी, टेक्टोनिक्स, एक्टिव बनाम स्टेबल, क्लाइमेट, रेनफॉल, अनियमित बनाम मॉनसून, और ह्यूमन इम्पैक्ट इंटेंसिटी। थिंक। इन शॉर्ट, हिमालयाज में वेस्टर्न घाट्स के तुलना में काफी ज्यादा लैंडस्लाइड्स होते हैं, मुख्य रूप से उनके एक्टिव टेक्टोनिक सेटिंग, स्वाभाविक रूप से कमजोर और कॉम्प्लेक्स जियोलॉजी, ज्यादा अनियमित और इंटेंस क्लाइमेटिक ट्रिगर्स, और अक्सर नाजुक ढलानों पर ज्यादा एंथ्रोपोजेनिक प्रेशर के कारण। फाइनल रिकैप, तो ये था हमारा गहराई से विश्लेषण साइक्लोन्स और लैंडस्लाइड्स पर यूपीएससी क्वेश्चंस के नजरिए से। हमने कवर किया SST राइज इन साइक्लोन्स, गर्म समुद्र बराबर ज्यादा फ्यूल इज इक्वल्स टू संभावित रूप से ज्यादा ताकतवर, ज्यादा बारिश वाले साइक्लोन। अरेबियन सी में एक्टिविटी बढ़ रही है। हाँ, IMD वार्निंग्स, कलर कोड्स ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड इज इक्वल्स टू क्लियर, एक्शन लेने योग्य, जीवन बचाने वाले अलर्ट्स। बिल्कुल। साइक्लोन हॉटस्पॉट्स, खास इलाके BOB, एस चाइना सी, गोएम में परफेक्ट रेसिपी है। वार्म SST, कोरियोलिस,
विंड्स, ज्योग्राफी। जी। साइक्लोन नेमिंग, स्टैंडर्डाइज नाम, रीजनली तय इज इक्वल्स टू बेहतर कम्युनिकेशन, अवेयरनेस, कोऑर्डिनेशन। लैंडस्लाइड्स कॉजेज, हिमालयाज वर्सेस डब्ल्यूजी। हिमालयाज में मुख्य कारण टेक्टोनिक्स, जियोलॉजी प्लस ट्रिगर्स। डब्ल्यूजी में मुख्य कारण बारिश, वेदरिंग प्लस ट्रिगर्स। दोनों में इंसानी असर महत्वपूर्ण। सही। हिमालयन लैंडस्लाइड मिटिगेशन हॉलिस्टिक अप्रोच चाहिए, टेक्निकल प्लस पॉलिसी प्लस कम्युनिटी, क्योंकि नेचुरल प्लस इंसानी रिस्क ज्यादा है। बिल्कुल। फ्रीक्वेंसी डिफरेंस, हिमालयाज, वेस्टर्न घाट्स। वजह एक्टिव टेक्टोनिक्स, कमजोर जियोलॉजी, अनियमित क्लाइमेट, ज्यादा इंसानी असर। एकदम सही। एक्टिव रिकॉल टाइम, देखते हैं क्या याद रहा। 1. ट्रॉपिकल साइक्लोन बनने के लिए आमतौर पर कितनी एसएसटी चाहिए होती है? क्विक रिकॉल करीब 26.5 डिग्री सेल्सियस, लेकिन ज्यादा गर्म 28-29 डिग्री सी प्लस उन्हें फ्यूल करने में बहुत मदद करता है। याद है? हाँ। 2. आईएमडी की ऑरेंज वार्निंग का मुख्य मैसेज क्या है? क्विक रिकॉल, बी प्रिपेयर्ड। अथॉरिटीज प्लान एक्टिवेट करती हैं, गैर जरूरी मूवमेंट पर रोक, सीरियस मौसम की संभावना। याद है? तैयार रहो। 3. एक मुख्य कारण बताओ कि साइक्लोन ठीक इक्वेटर पर क्यों नहीं बनते? क्विक रिकॉल, कोरियोलिस फोर्स वहां लगभग 0 होती है, इसलिए शुरुआती स्पिन नहीं मिल पाता। याद है? ओके। 4. नॉर्थ इंडियन ओशन रीजन में साइक्लोन के नाम कौन कोऑर्डिनेट करता है? क्विक रिकॉल, आरएसएमसी नई दिल्ली, मेंबर देशों द्वारा दिए गए नामों का इस्तेमाल करके। याद है? जी। 5. हिमालयाज और वेस्टर्न घाट्स के बीच लैंडस्लाइड को प्रभावित करने वाला एक मुख्य जियोलॉजिकल अंतर बताओ। क्विक रिकॉल, हिमालयाज इक्वल्स टेक्टोनिकली एक्टिव, यंग, कमजोर, कॉम्प्लेक्स चट्टानें। वेस्टर्न घाट्स इक्वल्स टेक्टोनिकली स्टेबल, पुराने, तुलनात्मक रूप से मजबूत चट्टानें, बेसाल्ट नाइस। याद है? स्टेबल वर्सेस एक्टिव। बराबर। 6. हिमालयाज में लैंडस्लाइड का कारण बनने वाला एक मुख्य एंथ्रोपोजेनिक फैक्टर बताओ। क्विक रिकॉल, बिना प्लानिंग के इंफ्रास्ट्रक्चर, खासकर सड़कें काटना, जंगलों की कटाई, माइनिंग, ढलानों पर गलत लैंड यूज। याद है? हाँ, इंसानी गतिविधियां। अब आप अपने शब्दों में बताओ, लैंडस्लाइड्स के मुख्य कारण हिमालयाज और वेस्टर्न घाट्स में बुनियादी तौर पर कैसे अलग हैं? सिंपली समझाने की कोशिश करो। चैलेंज। अगली बार जब आप भारी मॉनसून बारिश या साइक्लोन वार्निंग की खबर सुने, तो ध्यान देने की कोशिश कीजिए कि क्या वो आईएमडी कलर कोड का जिक्र करते हैं। देखिए कि डिस्क्रिप्शन उस कोड के मतलब से मैच करता है या नहीं, जो हमने डिस्कस किया। ऑब्जर्व करो। अच्छा, चैलेंज है। फाइनल प्रोवोकेटिव थॉट। हमने देखा कि क्लाइमेट चेंज बढ़ता एसएसटी और ह्यूमन एक्टिविटीज, डेवलपमेंट, डिफॉरेस्टेशन दोनों इन नेचुरल हैजार्ड्स को बढ़ा रहे हैं। सोचो, अगर ये ट्रेंड्स जारी रहते हैं तो भविष्य में ये इवेंट्स और कितने ज्यादा इंटरकनेक्टेड और गंभीर हो सकते हैं। ऐसे डायनामिक माहौल में सस्टेनेबल डेवलपमेंट का असल मतलब क्या है? कुछ तो सीरियस सोचने लायक है ना? बिल्कुल, ये सोचने वाली बात है। ये था आज का गहरा विश्लेषण। हम लेकर आते रहेंगे ऐसे ही इंसाइटफुल डिस्कशंस। मिलते हैं अगली बार।